नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम किसके हाथ शहर की कमान। एक ऐसा मंच जहां वादे नहीं सवाल दौड़ते हैं, जहां राजनीति नहीं जनता के मुद्दे चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी दिनेश वर्मा। हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या कुछ विजन है, क्या कुछ गोल है। क्योंकि वार्ड नंबर 32 के विकास की जो गाथा है वो अब आने वाले पार्षद ही लिखेंगे। तो अब देखना यह है कि कौन से वार्ड पार्षद जो है वार्ड नंबर 32 को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उसका योगदान देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मुझे अपने मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा है और मैं बैंक मोड़ में ही रहता हूँ। पूरी परवरिश वहाँ से हुई, एजुकेशन सारी वहाँ से हुई और मैंने जो एजुकेशन ली है मैं कुछ ब्रीफ में बता देता हूँ अपने बारे में। जी बिल्कुल। मैंने कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ मैंने LLB किया और कुछ कंपनियों में दिल्ली में मैं एज ए CS वर्क कर चुका हूँ। काफ़ी पहले 2004 से लेके कुछ 7-8 तक। उसके साथ साथ मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की थी। UPSC में मैंने IAS एग्ज़ाम का इंटरव्यू दिया था साल 2007 में। फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी एज ए लॉयर और प्रेजेंटली मैं एज एन एडवोकेट वर्क करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि मेरा जुड़ाव सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से काफ़ी रहा और एक पैशन डेवलप हुआ गवर्नेंस की चीज़ों पे, तो मैंने UPSC फैकल्टी के रूप में भी अपना योगदान शुरू किया। तो मैं क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी भी लेता हूँ। धनबाद में स्कोप IAS नाम से सेंटर भी हमारा चलता है। इसके साथ साथ दिल्ली में भी कई इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ मेरा जुड़ाव है और मैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इसके साथ साथ लॉ पढ़ाता हूँ। चूँकि जैसा मैंने आपको बताया बैंक मोड में ही शुरू से अपब्रिंगिंग हुई, सारी परवरिश यहीं से हुई, तो बैंक मोड से एक इमोशनल टच है। ऑलरेडी मेरी कुछ वर्किंग्स तो दिल्ली में रहती है, बट फिर भी अभी भी रहना और फैमिली और बच्चे पूरा परिवार बैंक मोड में ही है। तो दिनेश जी, जैसा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आया। पहले CS, फिर LLB, फिर UPSC के प्रेपरेशंस और अभी एक गाइड लोग मतलब स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक गाइड और एज एन एडवोकेट। तो देखा जाए तो आपके जो जीवन रहे, जो एक्सपीरियंस रहे, इसमें कई सारे अनुभव देखने को मिल रहे हैं। तो ये अचानक से पॉलिटिक्स में आना और पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है ये कैसे हुआ, आपका झुकाव कैसे आया? जैसा मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज में जाने का मतलब भी था कि कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ डिलीवर करना, जो भी अपनी एक्सपर्टीज़ है और अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के। तो चूँकि मैं सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट ख़त्म होने के बावजूद भी मैं पढ़ाने में लगातार बना हुआ हूँ। मैं लगातार पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो वार्ड लेवल पे एक इच्छा हुई कि ये एक बहुत ही कंट्रीब्यूटरी जॉब होगी, बिकॉज पब्लिक मैटर्स बहुत माइक्रो लेवल पे वार्ड से ही शुरू होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें गवर्नेंस की टच होती है शासन प्रशासन की, उसमें वार्ड एक अहम लेवल होता है। तो कुछ इसी प्रकार से एक मन बना और हमने चुनाव में पार्टिसिपेट करना डिसीजन लिया। तो जिस एरिया के लिए आप बतौर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 32, इसमें मुख्य जो समस्याएं हैं, अगर 5 समस्याओं की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं? जी, जैसा आपने पूछा कि मुख्य समस्याएं, तो मैं आपको उसके बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए, सबसे पहली समस्या जो किसी भी वार्ड में होती है और इस वार्ड में विशेष रूप से है कि ये वार्ड जिसको बैंक मोड़ बोलते हैं, ये धनबाद शहर का हृदय स्थल है, हार्ट ऑफ द टाउन है। और जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे बैंक मोड़ और भी कई बाज़ार उसके आसपास के, तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि हार्ट ऑफ द टाउन होने की वजह से एक ट्रैफिक जाम और इस तरह की समस्याएं बराबर बनी रहती है, बिल्कुल, जिसका मुख्य कारण ऐसा
समझ में आता है कि पार्किंग की जो उचित व्यवस्था, तो पार्किंग नियमन होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्क में ही आता है। तो मुझे लगता है एक प्राथमिकता ये होनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ कि मार्केट प्लेसेस हैं, अभी जो मॉल्स बन रहे हैं वहाँ तो फिर भी पब्लिक टॉयलेट और सैनिटेशन की सारी व्यवस्था है जी। बट जो पुराने मार्केट्स बने हुए हैं जैसे बैंक मोड़ मार्केट है और भी कई बाजार है इसके आसपास, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स खासकर जो फीमेल्स के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो आना ही नहीं चाहते। तो ये एक समस्या है जो दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो मेरी प्राथमिकता अवश्य होगी कि इसको इस मुद्दे को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे लाके और इसके लिए जो व्यवस्था की जा सके। क्योंकि आपने 5 पूछी है तो मैं दूसरी भी जरूर बताना चाहूँगा। जी। पब्लिक हेल्थ एक इशू हमेशा होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, और इसमें स्वच्छता का अहम योगदान है। जैसे हम लोग बात करें कि डेंगू और मलेरिया मच्छर से काटने की बीमारी है जी। और मच्छर का प्रकोप को दूर करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भूमिका ही सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। तो जो फॉगिंग या छिड़काव दवाओं का ऐसे कामकाज नगर निगम को करने चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि ये जरूर किया जाए। पिछले साल 2024 में मुझे खुद डेंगू हो गया था। अच्छा। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी सफ़र करती है परिवारों में। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हम लोग नगर निगम के कार्य के बारे में समीक्षा करें और एक शहर में जो अर्बन गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल गवर्नेंस, और वहाँ डिलीवर करने की जब बात होती है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके साथ में बताऊँगा जी। कि हमारे वार्ड में जैसा बोला गया कि ये हार्ट ऑफ द टाउन है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सीसीटीवी सर्वेलेंस का कोई भी ऐसा बजट या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। जो भी प्राइवेट अपने लोगों ने लगवा रखे हैं सीसीटीवी कैमरे, तो लॉ एंड ऑर्डर में सीसीटीवी आपस में इंटीग्रेटेड है जी। अगर सीसीटीवी सर्वेलेंस सरकारी तौर पे हो तो लॉ एंड ऑर्डर में अपने आप काफ़ी चीज़ें सुधर जाती है जी। जैसे चेन स्नेचिंग, खासकर जो वार्ड की गलियों के अंदर में, मोहल्ले कॉलोनीज के अंदर में, ये एक बड़ी समस्या होती है जी। और जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, कई बार देखा गया है कि वो वैसे अपराधी उनको हार्म कर देते हैं एक चैन के चक्कर में या कान में जो सोने का कोई आभूषण है उसको खींचने के चक्कर में। तो सीसीटीवी सर्विलेंस शहर के मोहल्लों में, वार्ड के मोहल्लों में, कॉलोनीज में ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए नगर निगम का जो भी बजट होना चाहिए, और उसको मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस भी बता दूं। मैं पिछले साल बिलासपुर नगर निगम गया, मतलब बिलासपुर गया हुआ था। तो बिलासपुर नगर निगम के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा। धनबाद ISM के ही हैं और अभी वो IAS ऑफिसर हैं। तो वो उस समय वहाँ के कमिश्नर थे। तो मेरी जब उनसे बात हुई, अमित कुमार उनका नाम है, तो उन्होंने बताया कि पूरे बिलासपुर नगर निगम में कुछ 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरकार का लगाया गया है सीसीटीवी सर्वेलेंस का, और वो प्रोजेक्ट दिया गया है टाटा की किसी कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग धनबाद में देखें तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि ये तीसरी प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सारे मामले आपस में जुड़े हुए हैं, अपराध और सारी चीज़ें। चौथा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि नगर निगम के क्षेत्र में जो काम, खासकर मेरे वार्ड, मेरे जो अभी मैं जहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ उस वार्ड से रिलेटेड, तो कई सारी सरकारी योजनाएं होती है, आवास योजना, पेंशन योजना, है ना, मैया योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना। तो लाभुकों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, राशन कार्ड ही क्यों ना हो, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम डेवलप सरकारी जो भी व्यवस्था है उसमें, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वार्ड स्तर पे जो भी लाभुक है, जो जेन्युइन लाभुक है, रियल लाभुक है, उसके बेनिफिशियरी है, उनको कम से कम हैसल्स में वो सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो अंतिम प्राथमिकता मैं जो आपको बता सकता हूँ वो होगा जीरो वेस्ट वार्ड, सो दैट जो भी वेस्ट जो घरों के और कॉमर्शियल, चूँकि कॉमर्शियल प्लेस है तो वो भी होता है, तो स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए। एक और बात, इस वार्ड के बिल्कुल कुछ एक मीटर बोलना चाहिए, किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं है,
बीसीसीएल की कई आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जी। और हम देखते हैं कि आजकल जैसे मैं जहां रहता हूं श्रीहरि रेसिडेंसी बैंक मोड़ में ही है, वहां से ऐसे पहाड़ दिखते हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो कोयला निकालने के बाद, बट वो देखने के बाद लगता है कि हम किसी हिल स्टेशन पे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो कोयला निकालने के बाद जो पत्थर है वो सब वहाँ डिपॉजिट हो गया है। तो काफ़ी सारा धुआं और वो शहर के लोगों को उसको झेलना पड़ता है। तो अर्बन जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से, खासकर धुएं का पॉल्यूशन, तो ये भी पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मेरी जो भी समझ है छोटी मोटी, और बीसीसीएल के साथ नगर निगम को जरूर बात करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन पे पूरी तरह से लगाम हो। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी संख्या पूरी की, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल। चूँकि आपने बताया कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने का सोचा है, आपने ठाना है, तो ये जो है ये धनबाद का हृदय स्थली भी है और दूसरी ओर देखा जाए तो व्यापारियों का क्षेत्र भी माना जा सकता है। तो व्यापारियों से जब हमने बातें की हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी जब हम गए तो एक समस्या लोगों में ये आ रही थी कि ट्रेड लाइसेंस जो है उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, और चूँकि सालों पहले अगर किसी ने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और फिर उसके रिन्यूअल के लिए लोग जाते हैं तो फिर पूरी प्रक्रिया जो है ये शुरुआत से शुरू करनी पड़ जाती है। तो इसको लेकर के कोई आईडी नंबर या किसी तरीके का डेटा जो है वो सेव नहीं होता है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आती है। तो इस एरिया में क्या कुछ काम कर सकते हैं बतौर पार्षद आप? क्या कुछ सजेशंस दे सकते हैं आने वाले दिनों में? हाँ जी, जैसा आपने बताया कि व्यापारी वर्ग और हृदय स्थली है, कॉमर्शियल सेंटर है ये हमारे शहर का, धनबाद शहर का। तो व्यापारी वर्ग, मेरी भी बात हुई और मेरी खुद की भी फैमिली में कुछ बिजनेसेस हैं, तो वहाँ पे वो बैंक मोड़ में ही है जी। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि व्यापारियों को कई सारे ऐसे कामकाज है, जैसे कि बिजनेस या ट्रेड लाइसेंस ही लेना। तो चीज़ों की प्रक्रिया अगर ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑनलाइन मोड में हो, तो हैसल फ्री उसको व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। तो अभी मैं आपको प्राइमा फेसिया इतना ही बता सकता हूँ कि एज ए वार्ड काउंसलर जो रोल प्ले हो सकता है वो ये जरूर होगा कि व्यापारी वर्ग से संबंधित जो भी समस्याएं हो उसको हम लोग समुचित उसको व्यवस्था को डेवलप करने के लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बन के आएगा, सारे वार्ड काउंसिलर और फिर उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर उसको लेके जाएं और कुछ समाधान जरूर निकालें। अभी फिलहाल देखा जाए तो बैंक मोड़ में जो समस्याएं हैं, फिर चाहे वो पुराना बाजार के कुछ भाग हों, उन जगहों पर देखा जाए तो नालियों की जो समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम, ये काफ़ी गंभीर देखी जाती है और जिसके कारण व्यापारी वर्ग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। चूँकि कस्टमर्स जो हैं ये साफ सफाई जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जैसा कि हमने अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी देखा, लोगों को और ख़ास करके व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आ रही थी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। तो इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, ये तो बहुत ही अहम काम है किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, शहर में जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। तो सीवरेज सिस्टम, उसके साथ साथ सैनिटेशन जो कि इंटीग्रेटेड चीज़ है, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो सीवरेज के लिए तो एक प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट है वो, कि किस प्रकार से, बट वो सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे भारत की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो जब से 2014 से सरकार चल रही है, तो स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन है ना। तो ऐसी कई सारे गवर्नमेंट के स्कीम हैं और गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि उसके लिए फंडिंग की जाती है म्यूनिसिपल स्तर पे। और अभी जैसा मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि जो अभी बजट आया है 2026-27 के साल के लिए, उसमें 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया जाएगा अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जिनकी भी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों को। तो ये एक बड़ी प्लानिंग की चीज़ है और संस्थाएं उसमें प्लान करती है। नगर निगम का पूरा रोल है इसमें एग्जीक्यूट करने में। तो जब हम लोग इसको नगर निगम गठन हो जाएगा तो ज़रूर इसको टेकअप किया जाएगा और बहुत ही इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से किया जाए। जी,
तो आप बाकी प्रत्याशियों से बेहतर हैं और जनता आप ही को चुने, ये मतलब आप कैसे प्रूव करना चाहेंगे? जनता जो है, जनता की आप पहली पसंद बने। देखिए, जनता ही सर्वोपरि है। वोट के माध्यम से जो मतदाता हैं, जो भी निर्वाचन क्षेत्र के, वो समय लेके डिसीजन लेते हैं जी। जनता किसी भी प्रकार से किसी भी भाव में नहीं बहती है। और चूंकि ये दलगत चुनाव नहीं है, हमारे झारखंड राज्य में जो हमारा झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 है, उसके प्रावधानों के अनुसार ये दल विशेष की कोई टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। यही 2026 के चुनाव में भी हो रहा है जी। तो चाहे वो मेयर के लिए प्रत्याशी हो या वार्ड काउंसिलर के लिए प्रत्याशी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ते। तो इतने से ये साफ हो जाता है, इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती कि जो भी मतदाता है उनको अपने एनालिसिस के थ्रू डिसीजन लेना चाहिए। सारे कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखें, उनका जो अभी तक का सफ़र रहा है, लाइफ में जो भी उन्होंने अचीवमेंट किया है, काम किया है, पढ़ाई की है, बिजनेस किया है, पब्लिक अफेयर्स में रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही है जी। तो उसको एनालाइज करे और उसके बाद अपना एक मन बनाए कि हमें किनको वोट देना है। पार्टी की कोई बात नहीं है तो पार्टी के हिसाब से कोई वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, खासकर वार्ड लेवल तो बिल्कुल नहीं होगी जी। दूसरी बात कि जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि जनता के जनजीवन को सामान्य रूप से वो टच करेंगे, डेली बेसिस पे टच करते हैं। और वार्ड पार्षद जो होते हैं वो सुलभ होने चाहिए, और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो उनके कोई योग्य प्रतिनिधि सुलभ अवेलेबल ऐसे होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता को ज़रूर सारी बातों को ध्यान में रख के सारे कैंडिडेट को समझते हुए एक डिसीजन लेना चाहिए। और अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहूँ कि मेरे पक्ष में मतदान क्यों होना चाहिए, तो मैंने आपके इंटरव्यू के माध्यम से अपने जो बैकग्राउंड बताया है जी। और जो मैं पब्लिक अफेयर्स में ठीक है परफॉर्म नहीं करता हूँ, बट वो जो भी फैकल्टी के रूप में जो मेरा रोल प्ले है और जो लॉ के फील्ड में जो मैंने वर्क किया है, तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। जी। कार्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखा जाता है, लोगों का ये आरोप रहता है अक्सर कि जो लोग वोट लेते हैं वो अक्सर जो है दर्शन नहीं देते हैं, वोट लेकर जो जीत जाते हैं। तो इस पर क्या राय है आपकी? क्या कुछ होना चाहिए एक समाज में? जो भ्रष्टाचार है वो लोकल लेवल पे, आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे जो पब्लिक है, जो कि आज वोटर है और कल वो सेवा के लिए आगे आएंगे सेवा लेने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि जो काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, भ्रष्टाचार में लिप्तता, ऐसी चीज़ों की वजह से कई सारे कामकाज जैसा होना चाहिए कानूनन और सरकार के कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमों के अनुसार, उसमें ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो मेरी समझ ये कहती है कि सोशल ऑडिट होनी चाहिए। जो भी वार्ड लेवल पे कामकाज हो उसकी सोशल ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए और उसका लेखा जोखा होना चाहिए। और उसके साथ साथ वार्ड लेवल पे जो भी प्रत्याशी हैं उनको अपने ऑफिस के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, फॉर एग्जांपल कोई व्हाट्सएप के थ्रू, और तो उसको कनेक्टेड रहना चाहिए। और ऑनलाइन शिकायत निवारण की कुछ व्यवस्था उनको ज़रूर करनी चाहिए अपने क्षेत्र के जो मतदाता है, जो जनता है उनके लिए। और टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज डिलीवर करे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। नगर निगम को भी करना चाहिए, और चूंकि वार्ड के जो काउंसिलर है वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आए उनको सोशल मीडिया और ऑनलाइन मोड का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, ताकि चीज़ों पे जो चीज़ें अवांछनीय चीज़ें हैं जैसे भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, उन पे बड़े ही प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सके। जी। जाते जाते आखिरी सवाल यही रहेगा कि आम जनता से, यानी अपने वार्ड की जो जनता है आपकी, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील जनता से मैं करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 2015 में ये चुनाव हुआ था और मैंने भी
इस चुनाव में भागीदारी की थी एज ए कैंडिडेट। तो उसके बाद 2020 में होना था, बट 2020 में कोरोना काल और ऑलमोस्ट 2020-21 पूरा ही कोरोना काल था, तो हमारे यहाँ जो झारखंड सरकार है चुनाव नहीं हो पाया। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, तो लगभग 10 से 11 साल के बाद आज चुनाव हो रहा है। तो एक पूरा दशक, उससे भी ज़्यादा समय बीत चुका है, और अब जनता को डिसीजन मेकर, किंग मेकर के रूप में एक मौका मिला है। तो आप जिनको भी चुने उनके बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो, है ना। ऐसा पैसिव वोटिंग ना करें, क्योंकि जैसा मैंने बोला दलगत तो नहीं है चुनाव, पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे नहीं है जी। तो कैंडिडेट को पूरी तरह से एनालाइज करें, समझे, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कैंडिडेट से मिले। वैसे तो सारे कैंडिडेट उनके पास ही जाएंगे इस समय, तो कैंडिडेट से भी मिले और एक निर्णय ले, ताकि पूरी उम्मीद हो कि जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है, अर्बन गवर्नेंस है आपके शहर का, वो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, संवैधानिक संस्था है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, तो ये काफ़ी मजबूती से आगे आए और सर्वांगीण विकास हो सके। तो चुनाव चिन्ह आपका क्या होने वाला है और क्रमांक संख्या क्या है आपकी? जी, जैसा सभी कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिया गया है, क्रमांक संख्या दी गई है। तो मेरा क्रमांक है 4 और चुनाव चिन्ह है मोतियों का हार, सिंबल है हार, मोतियों का हार। और तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्रमांक संख्या 4 और चुनाव चिन्ह मोतियों का हार, वार्ड नंबर 32, दिनेश कुमार वर्मा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी दिनेश कुमार वर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वार्ड नंबर 32 का सर्वांगीण विकास हो सकता है, और साथ ही साथ इनके जो एक्सपीरियंस है, यानी इनके जो अनुभव हैं, उसके दम पर ये चुनावी रण में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 32 की जनता किसे जीत का हार पहनाती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि 23 फरवरी को आप अपने अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड के किसी और प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।